नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर और आज फिर लेकर उपस्थित हैं आपके सामने 15 प्रश्नों की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में एक नया भाग। इसमें हम लोग स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को देख रहे हैं और आज क्लास संख्या हमारा है 42। आपका जीके या जीएस जो है एमसीक्यू की सीरीज में आपके ये सारी क्लासेस उपलब्ध हैं, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे, तो चलते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? मस्तिष्क है, फेफड़ा है, हृदय है या फिर यकृत है? ये बायोलॉजी का सबसे सामान्य सा प्रश्न है, सबसे आसान प्रश्न कह सकते हैं। अगर ये भी किसी को नहीं पता है तो मुझे ये उससे बिल्कुल उम्मीद की जा सकती है कि वो अपनी मेहनत को और 4 गुना ज़्यादा बढ़ाए, नहीं तो काम नहीं चलने वाला है। यहाँ पे इसका सही विकल्प जो होता है ये हृदय हो जाता है। हृदय आपका सबसे बेस्ट अंग मानव शरीर का काम करता है, क्योंकि ये जब गर्भावस्था होती है, गर्भावस्था के समय में आपके चौथे वीक्स में लगभग धड़कन आ जा सकती है, फोर्थ वीक में। जिसके फोर्थ वीक में नहीं आती तो उसे डॉक्टर के पास संपर्क करने के लिए कहा जाता है फिलहाल आगे के लिए। तब से लेकर जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती तब तक ही ये हृदय धड़कता रहता है। ये अगर ऐसे ही नॉर्मल बात करें तो ये पूरे शरीर के खून को पूरे शरीर के अंगों तक पहुंचाने का मुख्यतः काम इसी का होता है। चलते हैं हम अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा प्रश्न है, बादामी और वातापी के चालुक्य वंश के सर्वाधिक महान राजा कौन था? कीर्तिवर्मन प्रथम था, पुलकेशिन प्रथम था, पुलकेशिन द्वितीय था, विक्रमादित्य प्रथम था। यहाँ पे किसके बारे में पूछ रहा है? तो यहाँ पे दो के बारे में पूछ रहा है, एक बादामी और वातापी की जो चालुक्य वंश था वहां पे सबसे महान राजा कौन हुआ करता था? तो यहाँ पे पुलकेशिन जो द्वितीय है, इसके शासनकाल की अगर बात करते हैं तो ये 609 से लेकर 642 तक के शासन व्यवस्था को देखता है और ये सबसे कुशल अगर बोलते हैं तो राजनीतिकार यही था और साहसी विजेता के तौर पे भी ये है, जिसने नर्मदा नदी के किनारे पर किसको पराजित किया था? हर्षवर्धन को पराजित किया था। हर्षवर्धन। इसी के बाद इसने क्या है, पृथ्वी वल्लभ जैसी या दक्षिणेश्वर जो उपाधि है जो हमने लास्ट वाली क्लास में किया था उसने धारण किया था। तो इसलिए इस चीज को यहाँ पे याद आपको रखना है। हम बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आबलो सानी अब न से हूँ पंक्ति तुलसीदास की किस कृति में मिलती है? विकल्प है रामचरितमानस में, विनय पत्रिका में, कवितावली में या फिर दोहावली में। देखिए, अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, सर ये प्रश्न कहाँ से आ गया, ऐसे भी प्रश्न पूछे? तो यही तो स्टैटिक जीके है। आज सेशन किसका है? स्टैटिक जीके। इसमें आपको वही प्रश्न मिलेंगे जो दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलते हैं और डायरेक्ट पेपर में आपको देखने को मिलते हैं। आपका दिमाग हिल जाता है कि सर ऐसा प्रश्न कहाँ से आपका पूछ लिया गया। तो ये क्या है, ये हिंदी साहित्य से संबंध में जुड़ा हुआ एक प्रश्न है और ये विनय पत्रिका जो आपकी तुलसीदास जी द्वारा रचित है उसमें आपको ये विनय पत्रिका से उल्लिखित मानी जाती है। ठीक, तो इस चीज को यहाँ पे याद रखना है। अगर पद क्रमांक की बात करते हैं तो ये लगभग 63वें पद क्रमांक पे मिल जाता है। तो इस चीज को यहाँ पे याद रखना है। चलते हैं हम लोग अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, रेबीज का टीका किसने बनाया था? एडवर्ड जेनर ने बनाया था, लुई पाश्चर ने बनाया था, रॉबर्ट कोच ने बनाया था या फिर फ्लेमिंग ने बनाया था? तो यहाँ पे रेबीज का जो सफल टीका होता है ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक जो है लुई पाश्चर के द्वारा बनाया गया था एवं इसके एक सहयोगी थे एमिल रोक्स करके नाम था उनका, वो भी इसमें शामिल हुए थे। और इसकी खोज कब हुई थी या पहला टीकाकरण कब हुआ था? तो ये आपका 1885 में हुआ था। तभी उन्होंने किसके ऊपर प्रयोग किया था? तो खरगोशे के ऊपर प्रयोग किया था और उन्हीं का उपयोग करके इसकी खोज की थी। और यहाँ पे जो ये जब सफल हो जाता है इसके बाद सबसे पहले अगर परीक्षण की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 6 जुलाई की डेट याद रखनी है। क्यों याद रखनी है? क्योंकि 6 जुलाई के ही दिन जो एक व्यक्ति है, एक बालक है जिसका नाम है जोसेफ मिस्टर, इसके ऊपर किया था। ये एक बच्चा, इसके ऊपर सबसे पहला प्रयोग किया गया, सबसे पहला फर्स्ट सफल प्रयोग।
सामान्यतः क्या खरगोशों के ऊपर किया गया, लेकिन इंसानों के ऊपर भी किया गया। उस पे जोसेफ मिस्टर का नाम आपको यहाँ पे याद रखना है। तभी से रेबीज का टीका लगाया जाता है। रेबीज जो है, जो आपके बाहर रहने वाले जीव हैं, जैसे कि बंदर हो गया, कुत्ते हो गए, ये जो होते हैं, इनके काटने के बाद आपको ये जो है वायरस आ जाता है। तो क्लियर, चलते हैं हम अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न है, सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति पद सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, नीलम संजीव रेड्डी थे, वी गिरी थे, ज्ञानी जय सिंह थे। तो बेटा यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि भारत में जो सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति हैं, ये आपके नीलम संजीव रेड्डी हैं, जिन्होंने कब 1977 में पद को ग्रहण किया था। जब ये पद को ग्रहण किए थे तब इनकी उम्र मात्र कितनी थी? 65 वर्ष ही थी। और भारत के छठवें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था, जिन्होंने 1977 से लेकर 1982 तक का काम किया था। कब तक के लिए? तो ये 1982 तक का काम किया था। अगर 1947 के बाद जन्मे सबसे कम उम्र के पूछते हैं, देखिए ये क्या है, इसमें जन्मे के बाद नहीं किया, लेकिन अगर कोई कहता है स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद जन्मे, इसके बाद जन्म हुआ हो और सबसे कम उम्र उनकी हो, तो इसमें आपको जो इस समय की राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम है राष्ट्रपति द्रौपदी द्रौपदी ठीक, द्रौपदी मुर्मू, ये क्लियर। तो इनकी उम्र कितनी है? इनकी उम्र आपकी 64 वर्ष। अगर वर्तमान संदर्भ में ये विकल्प में होता ऑप्शन द्रौपदी मुर्मू का, तो उनका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता। तो इसलिए इस चीज को यहाँ पे आपको याद रखना। बढ़ते हैं हम अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। प्रश्न है, 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि किनके मध्य हुई? औरंगजेब और शिवाजी के मध्य, जय सिंह और औरंगजेब के मध्य, जय सिंह और शिवाजी के मध्य, शाहजहां और शिवाजी के मध्य। यहाँ पे पुरंदर की संधि बहुत बार पेपर में पूछा गया है। तो ये संधि आपके जय सिंह और शिवाजी के बीच में होती है। ये संधि कब होती है? 1965 में होती है, 11 जून 1965 को ये संधि की जाती है। और ये संधि जो है मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम और शिवाजी के हस्ताक्षर के बीच में किया गया था, जिसमें पुरंदर का किला है उसकी घेराबंदी के बाद शिवाजी ने समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर हुए। इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा। चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर, लेकिन ये याद रखना किसके बीच में होता, तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा। चलते हैं हम अपने महत्वपूर्ण प्रश्न पर। अकबर द्वारा किसे जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया था? अबुल फजल को किया था, फैजी को किया था, मोहम्मद हुसैन को किया था, या फिर बदायूनी को किया था? तो यहाँ पे मोहम्मद जो हुसैन है, ये एक कश्मीरी सुलेखक है, उन्हीं को जो है आपका ये जरी कलम की उपाधि धारण किया था। क्यों? क्योंकि इनकी ये लेखन उत्कृष्ट लेखन शैली के आधार पर इनको ये जो है क्या किया गया था, सम्मान दिया गया था। चलते हैं हम अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति किसकी रचना है? मीर की है, कबीर की है, मोहम्मद इकबाल की है, या फिर गालिब की है? तो यहाँ पे याद रखना है कि ये जो रचना है ये मोहम्मद इकबाल की है। इसी में मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मतलब कोई भी मजहब आपस में बैर रखना नहीं सिखाता। ये प्रसिद्ध जो शायर है इकबाल जी ने कहा था। हालांकि बाद में जो है इन्होंने एक और अच्छा गीत किया है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस गीत का भी जो है ये हिस्सा है। और अगर बात करते हैं इसकी रचना की, तो ये रचना आपकी होती है 1904 से या 1905 के आसपास। और जब इसकी रचना होती है तब कभी भी मुस्लिम लीग के द्वारा अलग देश की मांग नहीं की गई थी, वो बाद में की गई थी। हाँ, हालांकि एक अलग मुसलमानों के लिए एक अलग क्षेत्र होना चाहिए, ये जो मोहम्मद इकबाल की कहीं ना कहीं उत्पत्ति का बारे में आप जानते हैं, इतिहास के खंड में आपसे पढ़ते हैं। हम चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा प्रश्न है, पृथ्वी की किस परत में सियाल परत भी कहते हैं? मेंटल कोर, भूप्रकृति, या फिर बाह्य कोर? तो यहाँ पे याद रखिएगा, ये भूप्रकृति जो होती है, जो सबसे ऊपरी परत होती है, इसे ही हम किस नाम से जानते हैं? सियाल के नाम से जानते हैं। क्यों? इसका भी कारण है, क्योंकि ये जो भूप्रकृति होती है ये दो तत्वों से मिलकर बनी होती है। एक तो आपकी होती है सिलिका, सिलिका, और सिलिका की हम क्या ले लेते हैं? एसआई ले लेते हैं। और दूसरी चीज क्या होती है? दूसरी आपकी एल्यूमिनियम होती है। सबसे ज्यादा यही चीज यहाँ पे पाई जाती है, एल्यूमिनियम।
एल्युमिनियम, तो इसका एल हो जाता है। तो इसीलिए किस नाम से हो जाती है? ऑक्सियाल के नाम से इसे हम जानते हैं। इसे हम क्रस्ट के नाम से भी जानते हैं, तो इसलिए इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा। इसमें ग्रेनाइट की चट्टानें की मुख्यतः प्रधानता होती है। क्लियर? हम चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? मैसूर का टीपू था, हैदराबाद का निजाम था, अवध का नवाब था, पेशवा था। तो यहाँ पे सहायक संधि स्वीकार करने वाले पहले भारतीय राज्य की बात है यहाँ पे कह रहा। तो ये आपके हैदराबाद के निजाम थे जिन्होंने सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था, जिसका वहां के जो शासक थे निजाम अली खान थे। उन्होंने सितंबर सितंबर 1798 को इस संधि पर हस्ताक्षर करते हैं। इसके बाद हैदराबाद के बाद जो है मैसूर हो जाता है, मैसूर के बाद तंजौर हो जाता है जिसने 1801 में। इसके बाद अवध है, फिर मराठा है, इनमें पेशवा, भोसले और सिंधिया ने भी इसे स्वीकार किया था। तो इसलिए इस चीज को यहाँ पे आपको याद रखना है, सहायक संधि। चलते हैं हम अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। प्रश्न है, भारतीय विदेशी विदेश व्यापार संस्थान कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है, कोलकाता में स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है, या फिर चेन्नई में स्थित है? तो यहाँ पे देखिए विदेश व्यापार संस्थान की बात करें तो ये आपके नई दिल्ली में स्थित है। और यहाँ पे का जो पहला परिसर है ये आपका कुतुब इंस्टीट्यूट एरिया में स्थित है। और इसके कब स्थापित किया गया था? ये इसे 1963 में स्थापित किया गया था। चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सीरी कलम की उपाधि से किसे नवाजा गया? अबुल फजल को, फैजी को, बदायूनी को, या अब्दुल को? तो यहाँ पे याद रखना है आपका डी विकल्प सही है। अब्दुल इस्मत को जो है यहाँ पे सीरी कलम की उपाधि से जो है नवाजा गया था, क्योंकि ये प्रसिद्ध चित्रकार एवं सुलेखक थे, इसीलिए ये सब कहा जाता है। चलते हैं हम अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला दो पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? मैथिली शरण गुप्त के द्वारा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा, सोहनलाल द्विवेदी के द्वारा? तो इसे जो है सोहनलाल द्विवेदी ने जो है यहाँ पे इस पंक्ति को अपने द्वारा रचित है। और वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला दो। क्लियर? तो इस चीज को याद रखिएगा। और ये किस का हिस्सा है? तो एक वंदना जो इनकी रचना है वंदना का ये हिस्सा माना है, वंदना का। क्लियर? चलते हैं हम अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। प्रश्न है, कार या बस में ब्रेक लगाने पर कौन सा उत्तरदायी होता है? कौन उत्तरदायी होता है? दाब होता है, गुरुत्व होता है, घर्षण होता है, या फिर जड़त्व होता है? तो जब भी ब्रेक लगाया जाता है तो उसमें घर्षण उत्तरदायी होता है, क्योंकि अगर घर्षण नहीं होगा तो फिर कूद रुकेगा नहीं। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। हम चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। प्रश्न है, सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे, के आर नारायण थे, ज्ञानी जैल सिंह थे, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे? तो यहाँ पे के आर नारायण जी का नाम आपको याद रखना है, ये थे। और इन्होंने कब पद को धारण किया था? तो ये 77 वर्ष की उम्र में पद को धारण किया था, और ये 10वें राष्ट्रपति थे। 10वें राष्ट्रपति थे। इस चीज को यहाँ पे आपको याद रखना। क्लियर? तो आज के जो हमारे 15 प्रश्न थे, इस 15 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए इसको जो बताइएगा, साथ में इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। किसमें जो है क्लोरीन के ऑक्सीकरण की अवस्था +1 होती है? HCl में, HClO में, या फिर HClO2 में, या फिर HClO3 में? तो यहाँ पे आपको क्या रहेगा इसका उत्तर जरूर बताइएगा। अब देख लेते हैं कल जो हमने प्रश्न पूछा था उसका उत्तर। पृथ्वी की किस परत का निर्माण सिलिका एवं एल्युमिनियम से हुआ है? मेंटल से, कोर से, भूप्रकृति से, बाह्य कोर से? इस प्रश्न को आज हमने डिस्कस भी कर लिया है। इसमें आपको किसको याद रखना है? भू प्रकृति को याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये आपका सिलिका और एल्युमिनियम से बनता है, इसीलिए इसे Cl से हम जानते हैं। तो आज के सेशन में हमारा इतना ही सेशन रहेगा। कल जो हमारी क्लास रहेगी या इतिहास खंड की रहेगी, जरूर से जरूर ज्वाइन करिएगा। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप भी बना हुआ है, जिनसे स्टडी विद संतोष सर, उसको ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन अगर आप पूछते हैं तो उसका आपको जवाब मिले।
बाकी कंटेंट कैसा लगा ये एक बार कमेंट करके बताइएगा। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।